Hello students, good morning to all of you. I am Deepak sir from English classes. Today we discuss the poem A Tiger in the Zoo. It has been written by Leslie Norris. We will discuss here difficult words. We will know explanation of the poem and also we will discuss poetic devices. Dear student, this poem contrasts a tiger in the zoo with tigers in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Here, the poet explains कि किस तरीके से एक टाइगर अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है, जहाँ पे उसकी वाइल्डनेस झलकती है, जहाँ पे उसके ट्रू पर्सनालिटी में फेरोसियसनेस, एंगर इत्यादि स्वभाव झलकता है, और जहाँ पर वो जू में रहता है, एक कन्फाइंड केज में रहता है, और जहाँ पर वो रियल पर्सनालिटी को दिखा नहीं पाता है. तो इस तरीके से यहाँ पे एक कंट्रास्ट, एक अंतर कि किस तरीके से जंगल में एक टाइगर बिहेव करता है और किस तरीके से जू में वो अपने आप को सीमित कर रहता है. So dear student, just we start this poem. He stalks in his vivid stripes. Stalks that means follow करना, अनुकरण करना. He stalks in his vivid stripes. Stripes का मतलब यहाँ पे जो आप देखते हैं टाइगर के बदन पे वो जो डिफरेंट कलर के जो धारियाँ होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइप्स. ये नैरो सेक्शन होता है, इस नैरो सेक्शन में डिफरेंट कलर डाले गए होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके का. तो स्ट्राइप्स दैट मीन्स ए लाइन और लॉन्ग नैरो सेक्शन डिफरिंग इन कलर. एंड विविड दैट मीन्स हैविंग डीप ब्राइट कलर्स. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डीप ब्राइट कलर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड विविड. पैट्स दैट मीन्स द पाउज ऑफ द टाइगर. पाउज, दिस वन इज कॉल्ड पाउज. So he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage. Here the poet explains कि किस तरीके से एक टाइगर जो है वह फॉलो करते रहता है, वो अनुकरण करते रहता है, वो चलते रहता है अपने विविध धारियों वाले बॉडी के साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बस पिंजरे में कुछ ही कदम, क्योंकि वो बिल्कुल कन्फाइंड एरिया में पिंजरा रखा होता है और उसमें वो सीमित कदम ही ले पाता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, वेलवेट क्वाइट के होते हैं, यानी गद्देदार बने होते हैं और उसके चलने से आवाज तक नहीं होती है. इन हिज क्वाइट रेज, और बिल्कुल जो है वो क्या है, क्वाइट रेज में होता है, अर्थात उसके गुस्से होते हैं लेकिन गुस्से में भी वो शांत रहता है, क्वाइट रेज में रहता है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. इट मीन्स कि उसका अनुकरण विभिन्न धारियों वाले अपने शरीर के साथ, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदमों को लेते रहता है, कुछ कदमों को वो चलते रहता है. और वो कदम कहाँ चलता है, तो इसी वेलवेट पैड्स पर जो है वो चलते रहता है. उसका जो पाउच होता है उस पाउच पर चलते रहता है. वो पाउच जो गद्देदार होता है, फैब्रिक टाइप का होता है. इन हिज क्वाइट रेज, और ये जब अपने पिंजरे में, अपने कन्फाइंड एरिया में जब ये चलता है तो ये गुस्से में होता है लेकिन बिल्कुल शांत होता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रेज वर्ड दिया गया है जिसका मतलब वायलेंट, अनकंट्रोलेबल एंगर के लिए ये प्रयोग किया जाता है. नाउ वी डिस्कस सम पोएटिक डिवाइसेज. फर्स्ट, अबाउट राइमिंग स्कीम. आप गौर करेंगे यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है यह ABCB, यही इसका राइमिंग स्कीम है. ABCB, ABCB. देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पे A जा रहा है, ये B जा रहा है, फिर यहाँ पे अलग तरह का राइमिंग स्कीम है, C जा रहा है, और फिर केज और रेज ये B जा रहा है. राइमिंग स्कीम का मतलब लय हो गया.
जो एक रिदम होता है, कविता के जो अंतिम शब्दों का जो एक टोन होता है, दैट इज कॉल्ड राइमिंग स्कीम. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंड पोएटिक डिवाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो हम पोएटिक डिवाइस की बात करेंगे वो ही की बात करते हैं. ही का यहाँ पे पर्सनिफिकेशन किया गया है, यानी ही को पूरे कविता में, ही दैट मीन्स कौन? टाइगर. टाइगर क्या है? जानवर है. लेकिन इसकी यहाँ पे कौन सी क्वालिटी दिखाई जा रही है? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दिखाई जा रही है. इसका मतलब कि ही को पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पे ही जो है पर्सनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस के फॉर्म में है. इसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट इंजैममेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं. इंजैममेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन. ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन. व्हाट इज इंजैममेंट? सेम सेंटेंस रन थ्रू 2 और मोर लाइन्स विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स. आप गौर कीजिएगा कि ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है. दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड इंजैममेंट. इंजैममेंट हमको और भी स्टेंजा में देखने को मिलेगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर पोएटिक डिवाइस, दैट इज इमेजरी. व्हाट इज इमेजरी हियर? जब इस पूरे कविता को हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक हमारे दिमाग में अलग तरीके का फिगर उभर कर आता है. अर्थात एक जू में एक टाइगर पिंजरे में बंद है और पिंजरे में बंद ही वो अपने कदमों से वो अनुकरण कर रहा है. अर्थात वो उस पिंजरे में चहलकदमी कर रहा है. चहलकदमी करने के उसके अपने स्वभाव हैं. इस तरह का एक इमेजिनेशन यहाँ पे डेवलप होता है और इसी तरह की पोएटिक डिवाइस को हम इमेजरी बोलते हैं. इमेजरी जिसमें कि हम इस वॉकिंग टाइगर को केज में देखते हैं. द अदर पोएटिक डिवाइस दैट इज कॉन्सोनेंस. Consonance is the repetition of consonant sound in a particular line. ये एक रिपीटेशन साउंड होता है ना कॉन्सोनेंट का पर्टिकुलर लाइन में. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट हो रहा है. वो रिपीट हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से. ये एस साउंड, फिर यहाँ पे हम देखते हैं एस साउंड, फिर यहाँ पे देखते हैं एस साउंड. तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पे कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एसोनेंस. एसोनेंस में वॉवेल साउंड रिपीट करता है. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लाइन में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं. फर्स्ट लाइन में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आई साउंड जो है सो ये रिपीट कर रहा है. तो यहाँ पे वॉवेल साउंड आई इन फर्स्ट लाइन. इसके बाद एक बहुत ही सुंदर पोएटिक डिवाइस हमें मिल रहा है क्वाइट रेंज में, जिसको कि हम लोग ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. ऑक्सीमोरॉन जिसमें कि एडजेक्टिव जो है वो विपरीत क्वालिटी को बताता है. यानी दो एडजेक्टिव आपस में मिल जाते हैं और वो विपरीत क्वालिटी को बताते हैं. अब देखिए, अब क्वाइट का मतलब बिल्कुल शांत हो गया और एज का मतलब गुस्से में हुआ. यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर गुस्से में हो, कोई भी जानवर यदि गुस्से में हो तो वो गरजेगा, चिल्लाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति है? क्वाइट भी है और रेज भी है, यानी शांत भी है और गुस्से में भी है. अर्थात here the poet deals with oxymoron poetic device, quite rage. One more he explains, that is a metaphor. Softness of the tiger paws compared to the softness of the velvet fabric. यानी यहाँ पे आप गौर करेंगे कि उसके जो पंजे में जो ये वेलवेट जो पैड्स को जो बोले जा रहे हैं, वास्तव में यहाँ पे तुलना है कि उसके पैर के जो पंजे हैं वो इतने मुलायम हैं जितना कि फैब्रिक होते हैं. यानी एक यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन बनाया गया है और इस इनडायरेक्ट कंपैरिजन को हम लोग मेटाफोर कहते हैं. तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेंजा के हमने डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके एक्सप्लेनेशन और सम पोएटिक डिवाइसेस पे चर्चा की. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड लर्किंग, दुबका हुआ,
रिमेन हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश, अपने शिकार की ताक में छिपकर रहना, इन शैडो, छाया में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग, फिसलते हुए, छुपते हुए धरातल पर चलना, नियर द वाटर होल, जलाशय, वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प दैट मीन्स फैट, यानी जहाँ से मोटे ताजे हिरन जो है सो गुजरते हैं, पानी पीने आते हैं। सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी अगर वो जंगल में होता तो क्या करता? द पोएट एक्सप्लेन्स हियर कि वो किसी छाए में लंबी लंबी घासों के बीच अपने शिकार के लिए ताक लगाकर बैठा होता, धीरे धीरे वो दबे पांव से फिसलते हुए, स्लाइड करते हुए वो वाटर होल यानी जलाशय के जो स्रोत है, जलाशय के जो तालाब वगैरह हैं, वहाँ पे वो आता। वहाँ पे क्यों आता? वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से उसका जो प्रिय शिकार हिरन है वो पानी पीने के लिए आता और उसी जगह से वो पानी पीकर जाता। तो यहाँ पे टाइगर क्या करता? तो अपने को छिपे हुए झाड़ियों में दुबक कर बैठाए रहता और जैसे ही वो देखता कि उसका प्यारा सा शिकार जो कि हिरन है पानी पीने के लिए आया है, तो वह तुरंत उस पर झपट बैठता और जो है अपना वो उसको आहार बना लेता। यानी यहाँ पे इस तरीके से एक टाइगर की जो वाइल्डनेस है, टाइगर का जो एक रीज है, वो यहाँ पे शो किया जा रहा है। When we talk about poetic devices, सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम ए बी सी बी, आप देख ले, शैडो ये ए ले रहा है, फिर ग्रास ये बी है, फिर होल ये आपका सी है और फिर पास ये बी है। यानी पूरे कविता में जो हमारा राइमिंग स्कीम है वो एज यूजुअल है, ए बी सी बी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंजैममेंट। इंजैममेंट में हमने आपको कहा था कि जब सेम लाइन कंटिन्यू करता है पंक्चुएशन मार्क्स के, तो वहाँ पे इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस का प्रयोग होता है। आप देखेंगे सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में पोएटिक डिवाइस इंजैममेंट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है। पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पे है। यहाँ पे फिर हमने टाइगर को पर्सोनिफाइड किया है, हमने उसको ही से बोधित किया है, उसके नेचर को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया है। इसके बाद यहाँ पे हम अलिटेशन देख रहे हैं। अलिटेशन क्या होता है? तो किसी भी वर्ड में शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट करता है दैट इज कॉल्ड अलिटेशन। आप यहाँ पे देखें, ये पी और यहाँ पे भी पी, कंटिन्यूअस वर्ड में जो है ये पी साउंड रिपीट कर रहा है, तो अलिटेशन पोएटिक डिवाइस भी यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे इमेजरी भी है। इस कविता को पढ़ते हुए हमें एक ऐसी कल्पना आती है कि किस तरीके से ये जो टाइगर है वो झाड़ियों के बीच दुबक कर अपने शिकार की ताक में बैठा हुआ है और यहीं बगल पे कहीं पानी का स्रोत है जहाँ पर इसका प्यारा शिकार हिरन जो है पानी पीने के लिए आया करता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे कैसा नेचर दिखा रहा है आप टाइगर के फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं। अभी जो हमने दिखाया था टाइगर का एक वाइल्डनेस जो नेचर था वो उसके शिकार के लिए घनी झाड़ियों में दुबक कर बैठने का था। Here the poem deals with कि वो गांव के चारों तरफ किस तरीके से आतंक मचाता है। सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड, क्लॉ का मतलब ए शार्प कर्व पार्ट ऑन द टो ऑफ एन एनिमल, यानी उसके जो पंजे का जो भाग होता है दैट इज क्लॉ, पंजा। फैंग्स, इसके जो ये लंबे ये जो दांत आप देख रहे हैं, लॉन्ग शार्प टूथ। स्नार्लिंग यानी वो किस तरीके से दहाड़ता है, गरजता है, मेकिंग एन एंग्री वार्निंग साउंड, स्नार्लिंग। एंड वेरिंग, और किस तरीके से वो अपने दांतों को दिखाता है, अपने पंजों को दिखाता है और गांव में गांववासियों को वो डराता है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अगर मान लीजिए वो पिंजरे में नहीं है
तो वो क्या करता है, जंगल के बगल में बसे हुए गांव के लोगों को डराता, गांव के बॉर्डर पर वो जाता और लंबी लंबी वो दहाड़े मारता और गांव के चारों तरफ जो है सो वो दहशत पैदा करता है। एट द जंगल्स इज, यानी जंगल के किनारे पर जो गांव बसे हुए हैं। वेयरिंग इज वाइट फैंग्स, और वो जो है अपने चमकीले दांतों को दिखाता, मुंह खोल के उनको डराता, अपने पंजों से उनको डराता। टेरोराइजिंग द विलेज, और जितने भी गांव हैं वो इस आतंक से पूरी तरह से डर जाते, इस भय से पूरी तरह से डर जाते। तो इस तरीके से हियर द पोएट डिफाइंस द नेचर ऑफ टाइगर, कि किस तरीके से वो जंगल के किनारे बसे हुए गांव में गांव के लोगों को आतंकित करता है। नाउ अबाउट पोएटिक डिवाइसेज, राइमिंग स्कीम ABCB, सेम राइमिंग स्कीम है, वी आर गेटिंग हियर ABCB, इट्स विलेज। नाउ enjambment is here when we are talking about first line, second line, you are getting here without punctuation marks. So enjambment poetic device is here. After that we are going to talk about again personification. Again we are going to say that he means what, not tiger ना, जंगली जानवर नहीं, इसको ह्यूमन बीइंग की तरह जो है हम यहाँ पे इसके नेचर को क्वालिफाई करा रहे हैं, इसीलिए ही इज अगेन गोइंग टू बी पर्सनिफाइड। इमेजरी, फिर यहाँ पे वो सीन उभर कर हमारे मन मस्तिष्क पे आता है कि किस तरीके से कभी कभी हम लोग सुनते हैं समाचार पत्रों में कि फलाने गांव के बॉर्डर पर टाइगर आया हुआ था और वो जो है सो आतंक मचा रहा था। तो इस तरीके का ये इमेजिनेशन जो है सो गांव के बाउंड्री पर, जंगल के किनारे पर एक अजब तरीके का आतंक मचाता हुआ मन मस्तिष्क में उभरता है, इसलिए यहाँ पे इमेजरी पोएटिक डिवाइस का भी प्रयोग हुआ है। हमने अभी इमेजरी पोएटिक डिवाइस देखी है, इसके बाद हम ऑनमोटोपोइया की बात कर रहे हैं। ऑनमोटोपोइया में हम देखते हैं कि कवि के द्वारा जो साउंड वर्ड का जो प्रयोग किया जाता है वो ऑनमोटोपोइया पोएटिक डिवाइस के तहत हम लोग बात करते हैं। ऑनमोटोपोइया इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड। यहाँ पे स्नार्लिंग जो है, टाइगर के दहाड़ने की, गरजने की जो वर्ड है, उसके लिए यहाँ पे ऑनमोटोपोइया पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सोनेंस की। कॉन्सोनेंस में जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है, तो आप देखिए यहाँ पे ओ साउंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इस लाइन में दिख रहा है, तो ये हमारा पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक एसोनेंस पोएटिक डिवाइस भी दिख रहा है। आई यहाँ पे इस सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो आई यहाँ पे एसोनेंस पोएटिक डिवाइस के रूप में प्रयोग हुआ है। इस तरीके से इस स्टैंजा में हमारे कॉन्सोनेंस हमने देख लिए, एसोनेंस देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड नेक्स्ट स्टैंजा। But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. यहाँ पे एक अलग तरीके का टाइगर के नेचर की और उसके बाउंड्री की चर्चा की गई है, जब उसको कंक्रीट सेल में बंद करके रख दिया जाता है। देखिए कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। कंक्रीट का मतलब स्ट्रांग होता है, यानी मजबूत पिंजरे में जब उसको कैद करके रख दिया जाता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो हम समझ सकते हैं कि एक विशाल शक्तिशाली जानवर को जब हम पिंजरे के अंदर रख देते हैं तो उसकी शक्ति बिल्कुल सीमित हो जाती है। इसलिए द पोएट एक्सप्लेन्स हियर हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी उसकी ताकत जो है उस पर प्रश्न लग जाता है जब वो पिंजरे के अंदर होता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और बस केवल पिंजरे में ही वो स्टॉक करता रहता है, यानी वो अपने शान से, अपने अभिमान से उसमें टहलता रहता है, चलते रहता है, यहाँ तक कि विजिटर्स के भी आने का उसको कोई भी परवाह नहीं होता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, तो
जब उसको किसी हम पिंजरे में रखते हैं, जब उसको हम लॉन्ग करके कंक्रीट सेल में रखते हैं, तो पिंजरे के पीछे उसकी ताकत जो है सीमित हो जाती है। बस केवल वह अपने पिंजरे में न स्वाभिमान के साथ टहलते रहता है, यहाँ तक कि आते जाते विजिटर्स को भी वो इग्नोर कर देता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेज। एट फर्स्ट अबाउट राइमिंग स्कीम। यहाँ पे भी ABCB ये आपका राइमिंग स्कीम है। A, B, C and B, birds and visitors. Here sail and this one is cage. Now we are talking about alliteration. Alliteration यानी कंटिन्यूअस वर्ड के जो फर्स्ट साउंड है वो सेम होते हैं। यहाँ पे देखिए ब साउंड काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है बिहाइंड बार्स, तो यहाँ पे जो है ये अलिटेशन पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है इस बिहाइंड में और इसमें बार्स में। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस देखिए सेकेंड लाइन में एस साउंड, स साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, इस जगह पे भी एस है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हो रहा है। तो अलिटेशन हमने देख लिया यहाँ पे बी और बी के साथ में, कॉन्सोनेंस देख लिया एस एस के साथ में, और इसके बाद एसोनेंस यानी यहाँ पे आई वावेल साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस लाइन में। तो इस तरीके से आई में एसोनेंस पोएटिक डिवाइस दिख रहा है। पर्सोनिफिकेशन हम यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ही को बिहेव ही किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग की तरह। एंड इमेजरी, और फिर वो हमारा ये पुराना पोएटिक डिवाइस जिसकी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा में बात की है कि इसको जब हम एक कंक्रीट सेल में बंद करने का एक कल्पना करते हैं तो हम यही पाते हैं कि एक अजब तरीके का इस तरीके का एक सीन हमारे सामने पैदा होता है जिसमें एक भयंकर, एक शक्तिशाली, एक वाइल्डनेस नेचर के एनिमल को हम लोग कन्फाइंड केज में कैद कर कर रख रहे हैं। इस लास्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कि किस तरीके से इस जानवर को, इसके पावर को कन्फाइंड करके जू में, केज में रख दिया जाता है। यानी इसकी जो जंगल में वाइल्डनेस का जो नेचर था, जो एक फेरोसियस एनिमल जो कहा जाता है, वह जू में अपने आप को किस तरीके से सीमित करके कन्फाइंड केज में नजर आता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पे अगर हम वर्ड की बात करें तो एक स्टेयर्स वर्ड मिल रहा है जो कि टकटकी लगाकर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रिलियंट आइज का मतलब ये हो गया अपनी चमकीली आंखों से, देखिए इसकी कितनी आंखें चमक रही है। और पेट्रोलिंग कार्स का मतलब यहाँ पे चिड़ियाखाना में रात में जो जानवरों की सुरक्षा के लिए जो पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग दस्त जो होती है, जो सुरक्षा दस्ता जो होता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और ब्रिलियंट स्टार्स का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से रात में चमकते हुए आकाश के तारों की स्थिति। तो यहाँ पे द पोएट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ टाइगर इन द जू इन द केज। He hears the last voice at night, और रात्रि के अंतिम पहर में वह क्या सुनता है, तो वह पेट्रोलिंग करने वाली कार की आवाज़ को केवल वह सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स, और वो जो है अपने सिर को ऊपर करके आकाश में चमचमाती हुई तारों को देखता है अपनी चमकीली आँखों से। और बस ये उसका नाइट का कन्फाइंड प्लेस में, कन्फाइंड केज में, जू में उसका यही ऐसा नेचर होता है। और इस तरीके से वह आते जाते पेट्रोलिंग कार को भी देखते रहता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यानी पेट्रोलिंग वाली कार को रात्रि में आते जाते उसके आवाज़ों को सुनना और अपनी चमकीली आंखों से रात्रि के आकाश के चमकीले तारों को देखते रहना, ये इस वाइल्डनेस नेचर वाले एनिमल का एक रुख होता है, एक स्वरूप होता है। नाउ वी टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेज। हियर एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम, सेम राइमिंग स्कीम, ABCB।
A, B, C, B, same rhyming scheme is here. After that we are talking about alliteration. Alliteration, same sound. Starting of the word, he, H. H sound is prominent here. And after that we are going to talk about assonance. Here we are getting I sound is prominent in this line. So assonance is here. After that we are talking about enjambment. Here in this third sentence and fourth sentence, here there is no punctuation mark. So enjambment poetic device has been used, and after that again personification. He is just we are talking about an animal. यहाँ पे इस एनिमल का पर्सनिफिकेशन किया गया है, पर्सनिफाइड किया गया है. एंड आफ्टर दैट रिपीटेड पोएटिक डिवाइस इमेजरी. जस्ट वी कैन से दैट अगेन कि जू में, पिंजरे में एक टाइगर का दृश्य है. वो टाइगर जो कि आते जाते पेट्रोलिंग कार की आवाज़ों को सुनते रहता है और आकाश को निहारते रहता है. तो इस तरीके से कवि ने काफ़ी ज़्यादा भावुकतापूर्वक एक जंगली जानवर जिसका जंगल में कैसा बिहेव होता है और जब हम उसको कन्फाइन कर लेते हैं तो उसके बिहेवियर कैसे होते हैं, इस दोनों बिहेवियर के कंट्रास्ट को प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं. Dear students, I think that this poem is very helpful to you. For getting next poem, please wait. Thank you.